गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने जो मेरा पहला लेक्चर है रियल नंबर के ऊपर, उसको आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। तो आज हम चैप्टर 2 की तरफ बढ़ेंगे और चैप्टर 2 का जो नाम है वो है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आज का लेक्चर क्लास 10th के पॉलिनोमियल के ऊपर है और हम इस लेक्चर में या क्लास 10th में आपको पॉलिनोमियल से कितने सवाल आने चाहिए या जिनको आप करने के बाद ये कह सकें कि हमें पॉलिनोमियल के बारे में जानकारी है और हम क्लास 10th के अब सारे सवाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मेरे को कौन कौन से कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। दूसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि कितने प्रकार के क्वेश्चन पॉलिनोमियल में बन सकते हैं। और तीसरा, आपको ये पता होना चाहिए कि मैं किस तरीके से स्टेप लिखूं कि मुझे मेरे आंसर और मुझे मेरे नंबर जो मुझे चाहिए वो मिल जाए। ठीक है, तो अधिकतर हमें ये भी चीज़ों की जानकारी है कि जब भी आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट देते हैं तो उसके अंदर भी आपको पॉलिनोमियल से कई सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग जो आज का लेक्चर डिस्कस करेंगे वो पीडीएफ फाइल के रूप में डिस्कस करेंगे और इस पीडीएफ फाइल में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको अपने ड्राइव में या गूगल ड्राइव से आपके पास हार्ड कॉपी के रूप में भी मौजूद हो जाएगी। लेकिन उनके अंदर जो चीज़ें लिखी गई हैं उनको हम धीरे धीरे विस्तार से यहाँ पे पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आपका काम बस यही है कि शुरुआत से अंत तक इस लेक्चर में बने रहें और एक एक चीज़ जो आपको आनी चाहिए पॉलिनोमियल में उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेते रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो जो इसमें पहला पॉइंट लिखा गया है जो हमें यहाँ पे दिख रहा है वो लिखा है कि x इज़ ए वेरिएबल एंड n इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड a0 a1 a2 इज़ ए कांस्टेंट देन f ऑफ x इज़ ए पॉलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई f ऑफ x लिख के यहाँ पे a0 x स्क्वायर प्लस a1 x प्लस a3 करके अगर दे दे और हमसे पूछे कि ये क्या चीज़ है तो हम बोलेंगे f ऑफ x मतलब हुआ फंक्शन ऑफ x। इसका मतलब ये जो वेरिएबल या ये जो आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है वो फंक्शन ऑफ x है। तो x को छोड़कर जो आपको a0 a1 और a3 मिलते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट। ये आपके क्या कहलाते हैं? कोएफिशिएंट। दूसरी चीज़ आपको ये पता चली कि x स्क्वायर है, यहाँ पे x की पावर 1 है और जो a3 है उसके साथ मेरा कोई x नहीं जुड़ा। तो जिनके साथ मेरा x नहीं जुड़ा होता है या मेरा वेरिएबल x नहीं होता है वो चीज़ मेरी क्या कहलाती है? वो चीज़ मेरी कहलाती है कांस्टेंट। क्या कहलाती है? कांस्टेंट। तो हमें ये समझना है कि जो कांस्टेंट नंबर है जैसे 3, तो आपसे कोई पूछे कि 3 के साथ क्या कोई वेरिएबल x लगा हुआ है तो अगर हम बहुत ध्यान से देखेंगे तो हमें मिलेगा 3 के साथ x की पावर 0 लगा हुआ है जिसका मतलब होता है 3 × 1। और हमें ये भी जानकारी है कि किसी भी नंबर के ऊपर अगर 0 होगा तो उसकी वैल्यू 1 होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने जो वहाँ पे जो चीज़ पढ़ी
वो चीज़ उसने यही कही है कि आपको कभी भी अगर एफ ऑफ एक्स करके कोई भी वेरिएबल दिया रहे और उनके साथ एक्स की टर्म जुड़ी हो तो इसका मतलब वो पॉलिनॉमियल कौन से वेरिएबल का है, एक्स वेरिएबल का है। यहाँ तक दिक्कत। अब आइए आगे। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा जो पॉइंट ये बोल रहा है, द एक्सपोनेंट ऑफ द हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, द एक्सपोनेंट ऑफ ए हाईएस्ट डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज नोन एज डिग्री। इसका मतलब कि जो भी आपका पॉलिनोमियल लिखा जाएगा उस पॉलिनोमियल की जो सबसे हाईएस्ट वेरिएबल, जो एक्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर होगा, एक्सपोनेंट होगा, वही आपका डिग्री कहलाएगा। तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर में ये चीज़ क्या कह रही है। देखो, अगर हम बोलें कांस्टेंट पॉलिनोमियल तो इसका मतलब ये हुआ कांस्टेंट पॉलिनोमियल मैंने अभी बताया जिसकी डिग्री 0 हो। तो इसका मतलब ए के साथ कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब ए के साथ कौन सा वेरिएबल है, ए के साथ जो आपका वेरिएबल है वो है एक्स की पावर 0। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो इसका मतलब किसी भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0। पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल वो होता है जो बहुत ढेर सारे वेरिएबल ऑफ एक्स से बना हो, जिसके अंदर एक्स के बहुत ढेर सारी एक्सपोनेंट हो और उनके साथ उनके कोएफिशिएंट जुड़े हों। दूसरी चीज़ हमें ये पता है कि कोई भी पॉलिनोमियल कई प्रकार के हो सकते हैं। किस किस प्रकार के हो सकते हैं, तो वो हमें मालूम है, वो चीज़ हमने पढ़ी है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है या जो फंक्शन ऑफ एक्स है उसके अंदर कितने टर्म हैं। जैसे मैं बोलूँ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, दूसरा मैं बोलूँ 3 प्लस एक्स स्क्वायर, और तीसरा मैं बोलूँ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो आप पहले वाले जब 2 की तरफ देखेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक ही टर्म है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल कौन सा है, मोनोमियल। दूसरा मैं बोलूँ 3 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर में आप देख रहे हैं कि आपके 2 टर्म हैं, तो ये कौन सा हो गया, बाइनोमियल। तीसरा मैं बोलूँ एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 1, एक टर्म एक्स क्यूब हो गया, एक टर्म 2x हो गया और एक टर्म 1 हो गया, तो इसमें 3 टर्म है, इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्राइनोमियल। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो हमें ये चीज़ समझ में आ गई कि हमारे जो भी पॉलिनोमियल होंगे, हमारे जो भी पॉलिनोमियल होंगे उसकी हाईएस्ट डिग्री जो है वो क्या कहलाती है, हाईएस्ट एक्सपोनेंट की जो हाईएस्ट डिग्री है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो कभी कभार क्वेश्चन वो आपको 2 माइनस 3x प्लस एक्स की पावर क्यूब दे देगा और आपसे बोलेगा कि इसकी डिग्री क्या है। तो आप देखेंगे कि आपको x की डिग्री देखनी है, तो x की 3 है, 1 है और यहाँ पे 0 है, तो सबसे मैक्सिमम डिग्री कौन सी है, 3। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3। आई बात यहाँ तक समझ में। दूसरा हमें ये समझना है कि आखिर में पॉलिनोमियल कैसे बनते हैं या पॉलिनोमियल की सबसे मेन कंडीशन क्या है। तो पॉलिनोमियल की सबसे मेन कंडीशन अगर मैं आपको बताऊं तो वो कंडीशन ये है कि आपके x के जो एक्सपोनेंट हैं, x के जो एक्सपोनेंट हैं वो हमेशा आपके क्या होने चाहिए, होल नंबर होने चाहिए। तो जैसे मैं बोलूं x की पावर -1, या मैं बोलूं √x, या मैं बोलूं x की पावर -2, या मैं बोलूं 1/x। ठीक है, ये जितने भी टर्म मैंने आपको बताए अभी, इनके अंदर आपको x की पावर -1 मिलेगी, यहाँ पे x की पावर 1/2 मिलेगी, यहाँ पे x की पावर -2 मिल रही है और यहाँ पे आपको x की पावर -1 मिल रही है। तो आप देख रहे हैं कि इन सारे नंबरों में आपको x की पावर होल नंबर में नहीं मिल रही है। तो कोई भी पॉलिनोमियल जिसके अंदर ऐसे टर्म आने लगें, उन टर्मों के कारण वो नंबर पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो
हमें ये समझ में आया कि कभी भी आपको जैसे 2√x प्लस 3x² दिया है और आपसे पूछे क्या ये पॉलिनोमियल है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x की पावर 1/2 चढ़ रही है, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। आई बात यहाँ तक समझ में? इसका मतलब x की जो भी पावर होगी या एक्सपोनेंट होगा वो आपका हमेशा होल नंबर होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होगा। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। आगे इसने कहा कि आपकी जो डिग्री 0 होगी जिस पॉलिनोमियल की, वो आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। जिसकी डिग्री 1 होगी, जैसे ax प्लस b, तो आपको ये याद रखना है हमेशा कि लीनियर पॉलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, ax प्लस b फॉर्म में, और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कौन से फॉर्म में होते हैं, fx इक्वल टू a। और जहाँ पे a हमारा क्या है, कांस्टेंट क्या होता है, जिनके साथ कोई भी वेरिएबल न जुड़ा हो, या अगर वेरिएबल जुड़ा है तो उसकी डिग्री या उसका एक्सपोनेंट 0 होना चाहिए। लीनियर पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 1। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 2। क्यूबिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में x की मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 4। तो आपको कभी भी पॉलिनोमियल लिखना होता है तो जैसे मैंने बाई क्वाड्रेटिक कहा, तो बाई क्वाड्रेटिक में x की पावर 4 से लेके आपको x की पावर 4, फिर x³ फिर x², फिर x और फिर x की पावर 0। क्यूबिक पॉलिनोमियल में पहले x³ लिया, फिर x² लिया, फिर x लिया और ABCD लिख दिया। तो आपने देखा कि जो उसकी डिग्री होगी वहाँ से नीचे वाले टर्म आपको पूरे लिख देने हैं जब तक आपको x की पावर 0 ना मिल जाए। तो आपने ये देखा कि आपको यहाँ तक जानकारी हो गई कि हमारे पॉलिनोमियल कितने प्रकार के हैं और उनकी फॉर्म कैसी है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो चीज़ बताई आपको ये ज़रूर याद रखना है कि इनकी फॉर्म कैसी होगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे आइए। अगला ये लिख रहा है कि अगर आपका f ऑफ x कोई पॉलिनोमियल है और अल्फ़ा कोई एक रियल नंबर है, देन द रियल नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फ़ा इन f ऑफ x इज नोन एज f ऑफ x एट x इक्वल टू a एंड डिनोटेड बाय f ऑफ अल्फ़ा। इनका कहने का क्या मतलब है आप ये समझिए। और ये कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर आपको f ऑफ x कोई टर्म दिया हुआ है, मान लीजिए x² प्लस 2x प्लस 1, ठीक है, कोई आपको एक टर्म दिया हुआ है और आपसे बोल रहा है x इक्वल टू 2 पे वैल्यू निकालो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको f ऑफ 2 रखना है। और f ऑफ 2 रखना मतलब क्या हुआ कि ये जो फंक्शन है इसमें जहाँ पे भी x है वहाँ पे आपको क्या रखना होगा, 2। और आप जब 2 रखेंगे तो आपको देखिए 2² प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 मिलेगा और 4 4 4 8 प्लस 1 इक्वल टू 9। तो इसका मतलब आप बोलेंगे f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 9। यहाँ तक दिक्कत? तो वो आपसे किसी भी नंबर पे आपसे पूछ सकता है कि x इक्वल टू 3 पे निकालो, x इक्वल टू -3 पे निकालो, और ऊपर आपको f ऑफ x का कोई फंक्शन दे देगा। तो आपको बस करना क्या है, f ऑफ 3 निकालना है और f ऑफ -3 निकालना है। यहाँ तक दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे इसने कहा कि अगर आपके उस नंबर पे जो आपने अल्फ़ा नंबर लिया है उस पे आप f ऑफ x की वैल्यू निकालते हैं और आपकी अगर वो 0 आ जाती है तो इसका मतलब वो नंबर उसका एक फैक्टर है। कहने की बात इनकी क्या हुई, देखिए मैंने आपको कोई f ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है, कोई टर्म है यहाँ पे x³ प्लस करके जो भी टर्म दी होगी, और मैंने बोला कि x इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू निकालो, ठीक है। तो आपने क्या किया, f ऑफ 2 यहाँ पे निकाला, और आपने जब यहाँ पे 2³
-3 × 2 जो भी आप यहाँ पे करेंगे, मान लीजिए वो चीज़ करने पे आपका आंसर आ गया 0, तो f(2) पे आंसर अगर 0 आ गया तो इसका मतलब ये हुआ हम क्या बोलेंगे, 2 इज़ 0 ऑफ f(x), 2 इज़ 0 ऑफ f(x), और 0 मतलब क्या हुआ कि 2 इज़ फैक्टर ऑफ f(x) या 2 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ f(x). ठीक है, तो आपको जो पॉइंट मिलते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, 0। तो अगर मुझे फैक्टर निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, तो आप देखिए फैक्टर कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने बोला 3 इज़ द 0 ऑफ f(x), तो 3 अगर f(x) का 0 है तो इसका मतलब f(3) पे मुझे वैल्यू क्या मिल रही है, 0, है ना। आपने जो भी आपके पास f(x) का फंक्शन होगा उसका अगर मैं f(3) निकालूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई कि x = 3 पे, क्योंकि हम 3 निकाल रहे हैं और f(3) आपको 0 मिला, तो x = 3 जो आपको मिला वो उसका एक 0 है। तो फैक्टर क्या है, तो फैक्टर देखिए आपका कैसे निकलेगा। जब इस 3 को आप इधर ले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा x - 3 = 0। तो आप बोलेंगे x - 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x). कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से समझिए इस चीज़ को जो मैं कह रहा हूँ। जब भी आपको, जैसे मुझे f(-3) = 0 मिला, और f(-3) क्या है, बस आपने जहाँ पे भी x है वहाँ पे -3 पुट कर दिया और आपको -3 एक 0 पॉइंट दिया हुआ है। जैसे ही आपको f(-3) 0 मिला तो इसका मतलब यही हुआ कि x = -3 जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और क्योंकि ये 0 मिला है तो आपने x = -3 लिखा, तो इससे आपको ये मिला, ये -3 इधर आएगा तो इसका मतलब x + 3 इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x). कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका मतलब हमने ये देखा कि जो भी 0 हमारे पास आएगा जिस पे हमें f(α) 0 मिल रहा हो जिस नंबर पे, तो हम लोगों को बस क्या करना है, उसको x = के पुट कर देना है और ये चीज़ यहाँ पे ले जाके यहाँ पे 0 ले आना है ताकि हमें फैक्टर पता चल जाए। कोई दिक्कत यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए। तो इन्होंने बोला कि कोई भी रियल नंबर अगर आपके पास अल्फ़ा है जिस पे आपको f(α) 0 मिलता है तो आपका आंसर क्या होगा, वो उसका 0 होगा। ए रियल नंबर अल्फ़ा इज ए 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल इफ f(α) = 0। आई बात मेरी समझ में। आपको जब भी किसी भी पॉइंट पे 0 आंसर मिला तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है वो उस पॉलिनोमियल का क्या है, 0 है। और आपको फैक्टर निकालना हो तो बस उसको, उस वाले पॉइंट को x = के पुट कर दीजिए और x - अल्फ़ा, क्योंकि ये अल्फ़ा इधर है तो इसका मतलब x - अल्फ़ा इज़ ए फैक्टर ऑफ f(x). कोई दिक्कत, आगे चलिए। अब इसने बोला कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी, जैसे लीनियर पॉलिनोमियल है तो लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, 1, और इसके जीरोस कितने आएंगे, 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री है 2 तो इसका मतलब इसके रूट कितने आएंगे, 2। इसके जीरो कितने आएंगे, 2। इसके फैक्टर कितने आएंगे, 2। कोई दिक्कत। क्यूबिक पॉलिनोमियल पे पहुँचेंगे, आप देखेंगे कि इसकी डिग्री 3 है तो इसका मतलब इसके सॉल्यूशन 3 आएंगे और वो 3 सॉल्यूशन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब 3 सॉल्यूशन, 3 जीरोस, 3 फैक्टर। कोई दिक्कत। बाय क्वाड्रेटिक का 4 है तो इसका मतलब इसके आंसर कितने आएंगे, 4। इसके सॉल्यूशन कितने आएंगे, 4। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो
हमें तीन चीज़ दिखी और वो तीन चीज़ क्या है? वो हमें ये दिखी कि जब f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है? लीनियर। ठीक है। जब हमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी मिला तो हमने क्या बोला? क्वाड्रेटिक। तो हम लोग इस वाले चैप्टर में, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल आपको 9th में देखे, तो हम लोग इस वाले चैप्टर में क्वाड्रेटिक के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। और उसमें क्या समझेंगे वो हम देखते हैं। देखिए, मैंने बोला कि हमें f ऑफ x जो है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दे रखा है। ठीक है। इसका मतलब कोई भी डिग्री 2 का क्वेश्चन होगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए, आपको अगर किसी ने बोला कि 3x माइनस 2x स्क्वायर, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है? आप बोलेंगे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, दोनों डिग्री तो पहले मेरी होल नंबर है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। फिर दूसरे पॉइंट में आप देखेंगे क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब अगला हमारे दिमाग में सवाल आता है कि ये ए बी और सी क्या है? तो ए बी और सी जो हैं ये होते हैं कोएफिशिएंट। क्या होते हैं? कोएफिशिएंट। अब आपसे कोई मेरे से पूछे कि कोएफिशिएंट ऑफ एक्स इसमें क्या है तो मैं बोलूँगा बी। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है तो मैं बोलूँगा ए। और इसमें कांस्टेंट क्या है तो कांस्टेंट है हमारा सी, क्योंकि सी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो भी इक्वेशन यहाँ पे दी रहेगी, जैसे हमें क्या दिया था 3x माइनस 2x स्क्वायर, तो आपका काम सबसे पहला यही है कि आप इस वाले से पहले ए बी और सी पता कर लीजिए जो एक्स स्क्वायर, एक्स और कांस्टेंट के कोएफिशिएंट है। तो वो कैसे पता करेंगे? देखिए, आपको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपने लिखा। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? -2। तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी आ गई? -2। कोई दिक्कत? दूसरा, एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे प्लस बी है, यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट 3 है, तो इसका मतलब बी की वैल्यू आ गई 3। तीसरा, हमें सी दिया है जो कांस्टेंट है और हमें ऊपर वाले में कोई भी कांस्टेंट नहीं मिल रहा जिसके साथ एक्स ना हो। जो दो टर्म दी हुई है वो दोनों एक्स से है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। तो पहला काम तो आपको ये समझना है कि क्वेश्चन में ए बी और सी किस तरीके से दिए गए हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। तो आपसे किसी भी टाइप से वो क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मैं लिखूं 3 माइनस 2x और आपसे बोला गया है कि ये क्या लीनियर पॉलिनोमियल है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आप देख रहे हैं 3 की तो डिग्री हो गई 0 और x की डिग्री हो गई 1, तो इसका मतलब इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 1। तो इसका मतलब ये कौन सा पॉलिनोमियल है? लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके रूट कितने निकलेंगे या 0 कितने निकलेंगे? तो आप बोलेंगे 1। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अब आगे देखिए, जैसे हमने देखा y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, हमने अभी देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल कुछ इस टाइप के होते हैं। तो जैसे अगर कोई मुझे 2x दे दे और मुझसे पूछे क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूँगा हाँ 2x लीनियर पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है? 1। अगर कोई मुझे 3 दे दे और बोले कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो मैं बोलूँगा सर 3 की डिग्री तो x की पावर 0 होती है और 0 डिग्री जो है
वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की होती है, तो 3 जो है मेरा वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, न कि लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आई? तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई कि y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी में हमारी x की डिग्री 1 है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब जब भी हम इसका आंसर निकालते हैं तो हम कुछ x और y की वैल्यू अपने मन से लेते हैं। तो हम अपने मन से x की वैल्यू 0, 1, -1 और 2 मानकर y की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैं बोलूँ x की 0 मानूँ अगर मैं, तो a इंटू 0 प्लस b, क्या मिल गया हमें? b। तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ गई? b। x की वैल्यू 1 लूँ तो मुझे y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? a प्लस b। तो आपने देखा कि जो ये f ऑफ x लिखा रहता है, जो फंक्शन ऑफ x लिखा रहता है, वो असल में आपसे ये कह रहा है कि अगर आपको इस तरीके का ग्राफ दिया जाए तो इस ग्राफ में आपको x के रिस्पेक्ट में y का रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो आपके आंसर अगर इस x वाली लाइन पे आएंगे, इस x वाली लाइन पे आएंगे, तो वो आंसर आपके क्या कहलाएंगे? रियल सॉल्यूशन। क्या कहलाएंगे? रियल सॉल्यूशन। और हम लोग x वाले को रियल सॉल्यूशन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर f ऑफ x आपको दिया हुआ है x² - 4, तो हम क्या करते हैं, हम लोग, इसका कहने का मतलब ये हुआ कि ये दिया हुआ है y इक्वल टू x² - 4। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? अब यहाँ तक आपको अगर मेरी बात समझ में आ गई तो हम लोगों को निकालना क्या है? x की वैल्यू निकालनी है। और x की वैल्यू तभी निकल सकती है, अगर मैं बोलूँ x की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो x की वैल्यू तभी निकल सकती है जब वो चीज़ मेरी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हो। और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे अगर वो चीज़ होगी तो उसकी y की वैल्यू कितनी होगी? 0। तो 0 इक्वल टू x² - 4, ये आपने रख दिया। अब आपको मालूम है कि ये x² है और ये 2² है, तो यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसमें a मेरा क्या होगा? x और b मेरा क्या होगा? 2। तो आपको पता चल गया a² - b² क्या होता है? a प्लस b, a - b। तो इससे आपको मिला 0 इक्वल टू x प्लस 2 और x - 2। जो x² - 4 हमने पीछे देखा था उससे निकला। अगला चीज़ हमें ये ध्यान देना है कि 0 के साथ ब्रैकेट में अगर 2 चीज़ इनटू में दी हुई है, या 3 चीज़ दी हुई है, 4 चीज़ दी हुई है, तो 0 तभी आएगा जब ये वाला 0 हो जाए, या ये वाला 0 हो जाए, या सारे 0 हो जाए। तो यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 आपने लिया और x - 2 इक्वल टू 0 लिया, तो आपको 2 पॉइंट मिल गए। कौन से? एक मिल गया x इक्वल टू -2 और एक मिल गया x इक्वल टू 2। आपको 2 पॉइंट मिल गए क्योंकि हमने जो ऊपर इक्वेशन ली थी उसकी डिग्री कितनी थी? 2। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो हमें एक चीज़ ये समझ में आ गई कि जब भी हमें ax² प्लस bx प्लस c अगर दिया हुआ है, तो पहला काम हमारा ये है कि हम ABC को पता कर लें। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ABC हमने पता कर लिए। दूसरा काम हमारा ये है कि हम उसके रूट निकाल लें। रूट निकालने मतलब सॉल्यूशन निकालने या जीरोस निकाल लें। और वो जीरोस कैसे में निकलेंगे? जब हम ax² प्लस bx प्लस c को किसके बराबर पुट कर दें? 0 के बराबर पुट कर दें। तो 0 के बराबर पुट करते ही आपको x² से 2 रूट या 2 आंसर मिलेंगे, और वो दोनों आंसर आपके रूट होंगे। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरा चीज़, जब ax² प्लस bx प्लस c आपको दिया हुआ है, तो इसके रूट आपने बताए कि 2 आएंगे, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो वो 2 रूट लेते हैं हम लोग क्या? अल्फ़ा और बीटा।
यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो हमें ये समझना है, या जो चीज़ हमें बताई गई है वो ये बताई गई है कि अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ पे ये अल्फ़ा और बीटा क्या है, हमारे रूट्स हैं। तो रूट्स के अगर हम प्लस करेंगे तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सम ऑफ द रूट्स। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? दूसरा, अगर मैं बोलूँ अल्फ़ा बीटा, तो आप क्या कर रहे हैं, अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्योंकि आप रूट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आ गई तो अब हमें ये समझना है कि जब भी आपको रूट दिए रहें, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास अल्फ़ा इक्वल टू 2 है और बीटा इक्वल टू -2 है, और मुझे इससे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फ़ा और बीटा से बननी है। तो हमें मालूम है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फार्मूला जो है वो होता है k s स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? अब इसमें s और p क्या है, तो s है आपका सम ऑफ द रूट्स, जो रूट होंगे उनके सम, और p जो है वो है हमारा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। तो असल में अगर इसे लिखा जाए तो आप लिखेंगे कि अगर मेरा अल्फ़ा और बीटा रूट है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो इसका मतलब वो चीज़ क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और इसे जब आप मिलाएंगे तो ये चीज़ असल में है एस स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। पी क्या है मेरा, अल्फ़ा बीटा, एस क्या है मेरा, अल्फ़ा प्लस बीटा, और बाकी चीज़ वैसी की वैसी। और ये तब होगा जब आपको अल्फ़ा और बीटा रूट दिया रहेगा, तब आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ ये बनेगी। कोई दिक्कत? तो आपको इतनी चीज़ अगर समझ में आ गई तो अब हमें देखना है कि जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपको दिया हुआ है, तो इसमें आपके अल्फ़ा प्लस बीटा जो रूट आएंगे, आंसर आएंगे जो इसके, और अल्फ़ा और बीटा कैसे आएंगे, जब आप इसको इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालेंगे, तो जो x की 2 वैल्यू निकलेगी वो अल्फ़ा और बीटा होगी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका किसके बराबर होता है, -b/a के। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। और ये -b और a क्या है, ये आपके b क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो आप इतना समझ लीजिए कि -b/a आपके अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है। दूसरी चीज़ आपको ये समझनी है, अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू क्या होती है, c/a। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो c क्या है, c हमारा कांस्टेंट है, और a क्या है, हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, तो आपने दोनों चीज़ समझ ली। अगर आपको अल्फ़ा और बीटा दिया गया है, जैसे मैं बोलूँ अल्फ़ा मुझे 2 दिया गया है और बीटा मुझे -3 दिया गया है, और कोई मुझसे बोले कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा आपको s निकालना होगा और p निकालना होगा अल्फ़ा बीटा। तो 2 - 3 कितना हो गया, -1, और 2 × -3 कितना हो गया, -6। यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई? तो आपको s की वैल्यू -1 मिली और p की वैल्यू -6। s की वैल्यू -1 मिली और p की वैल्यू -6। अब आपको मालूम है जनरल इक्वेशन क्या है, k × x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। तो आपको बस इसमें पुट कर देना है, एक्स स्क्वायर -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स, और p की जगह -6।
अब ये के क्या है, तो ये के जो है ये कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि आप यहाँ पे 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, लेकिन आप क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है तो ये सब में ही इनटू होगा, तो इसीलिए हम लोग इसे अधिकतर 1 लेते हैं। तो इस के का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो आप देखेंगे जैसे मैं आपको दूं एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x प्लस 1, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि इसके अल्फ़ा और बीटा क्या होंगे या ए बी सी की वैल्यू क्या होगी, तो कोएफिशिएंट पहले आप देखेंगे तो ए की वैल्यू 1 मिलेगी, बी की वैल्यू -1/2 मिलेगी और सी की वैल्यू 1 मिलेगी। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि आपके जो ये 1/2 है ये जनरल तरीके से आपका नहीं है, तो हम ऐसा क्या करें कि ये चीज़ सही हो जाए। तो हमने क्या किया, जैसे आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस हाफ एक्स प्लस 1, तो मैंने पूरे के नीचे 2 लगा दिया, तो आपका ऊपर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। कोई दिक्कत? तो आप देख रहे हैं ये 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 ये पूरा का पूरा एक टर्म है, और जिसके बाहर आपका 1/2 लगा हुआ है। असल में ये चीज़ हो क्या गई, ये हुई आपकी 1/2 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, तो ये आपका के होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि कभी भी आपसे पूछा जाए तो k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी आपका होता है, जिसमें s है सम ऑफ द रूट और p है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और सम ऑफ द रूट क्या होते हैं -b/a और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होते हैं c/a। ठीक है, और ये BAC कहाँ से निकलता है, ये हमारा निकलता है जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहती है उसके ABC जो कोएफिशिएंट होते हैं उससे। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आपने यहाँ तक जब चीज़ समझ ली तो आगे इन्होंने यही चीज़ लिखी है जो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है, जैसे मैं एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेता हूँ और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो आपका है वो है, अब क्यूबिक पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री कितनी होगी 3, तो इसका मतलब ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x³ का कोएफिशिएंट क्या है a, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है b, x का कोएफिशिएंट क्या है c, और d है मेरा कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पे 3 डिग्री मिली, तो इसका मतलब इसके रूट कितने आएंगे 3, तो 3 रूट आने के कारण इसके 3 रूट क्या हुए अल्फ़ा बीटा, और यहाँ पे एक टर्म और आ जाएगी गामा, तो ये आपके 3 रूट हो गए अल्फ़ा बीटा और गामा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो जब आपको इतनी चीज़ पता चल गई कि अल्फ़ा बीटा और गामा इसके 3 रूट आने हैं, तो हम इनके रूट में और इनके कोएफिशिएंट में क्या कोई रिलेशन है। जैसे हमने पिछला देखा था कि रूट और कोएफिशिएंट में रिलेशन थे, और वो रिलेशन क्या थे, तो आपने पढ़ा था अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू c/a। ये आपके रूट हैं जो तब निकलते हैं जब आप उस चीज़ को इक्वल टू 0 पुट करते हैं या y इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और ये तब निकलता था जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी रहेगी उसके जो कोएफिशिएंट होंगे उनसे, तो आपकी ये दोनों चीज़ मैच करती थी। अब हमें जो यहाँ पे दिया गया है वो बोल रहा है ax³ प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ठीक है, और आपको मालूम है इसके 3 रूट निकलेंगे, तो इनके बीच में जो रिलेशन है वो आप देख लीजिए, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा,
इसको हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ द रूट्स, क्योंकि आप तीनों रूट को यहाँ पे जोड़ रहे हैं। ये किसके बराबर होता है, माइनस बी अपॉन ए के, और आप ए बी सी डी आराम से निकाल सकते ही हैं। दूसरा जो होता है वो होता है अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, क्योंकि रूट के प्रोडक्ट हो रहे हैं, टेकन टू एट द टाइम। तो इस लाइन को अगर हम इसे बहुत ध्यान से देखें तो इसमें दो दो रूट आपस में इनटू हो रहे हैं और फिर जुड़ जा रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। दो रूट के प्रोडक्ट के जो सम आएंगे उसे हम लोग ये कहते हैं। और ये चीज़ आपकी किसके बराबर होगी, तो आपको पता चलेगा ये चीज़ आपकी होगी सी बाय ए के बराबर। किसके बराबर, सी बाय ए के बराबर। ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका अल्फ़ा बीटा और गामा। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द रूट, सीधे, क्योंकि तीनों प्रोडक्ट इनटू हो जा रहे हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द रूट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका किसके बराबर होगा, तो आप बोलेंगे माइनस डी अपॉन ए। यहाँ पे डी टर्म भी आ रही है तो ये चीज़ आपकी आ गई। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा कि जब आपको ए बी सी और डी पता चल जाएंगे तो उससे आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकाल लेंगे, जो होता है माइनस बी अपॉन ए के बराबर। अल्फ़ा बीटा गामा निकाल लेंगे जो होता है माइनस डी अपॉन ए के बराबर। और अल्फ़ा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फ़ा निकाल लेंगे जो होता है आपका सी बाय ए के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आपने ये चीज़ यहाँ पे पढ़ी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे समझा दी। दूसरे पे आइए आप। अब आता है डिवीज़न। तो मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो पहले आप समझिएगा। मैंने आपको बोला कि मुझे यहाँ पे कोई टर्म दे रखी है, कोई पॉलिनोमियल दे रखा है एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब हुआ कि यहाँ पे अंदर जो आपका डिविडेंड है वो कोई एक्स के वेरिएबल में कोई फंक्शन होगा। दूसरा मैंने दे दिया यहाँ पे जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स मेरा क्या हो गया, जी ऑफ एक्स हो गया मेरा डिवाइजर। यहाँ पे एक टर्म दे दिया मैंने क्यू ऑफ एक्स, और क्यू ऑफ एक्स मेरा क्या हो गया, कोटेंट। और जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको नीचे कुछ आर ऑफ एक्स भी मिलेगा जो क्या होता है, रिमाइंडर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो आपने देखा कि एफ ऑफ एक्स, अगर आपको एफ ऑफ एक्स निकालना हो तो आप बोलते हैं कि डिवाइजर इनटू कोटेंट। तो इसका मतलब जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर क्या हो गया, आर ऑफ एक्स। और ये ऑफ एक्स लिखने का क्या मतलब है, इसका मतलब बस यही है, आप अभी अलजेब्रा में चीज़ें कर रहे हैं, नंबर में नहीं कर रहे, तो इसका मतलब उनके साथ कोई ना कोई वेरिएबल जुड़ी होगी और वो वेरिएबल क्या है, एक्स। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं। मैंने अभी बताया आपको कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें एफ ऑफ एक्स आपका डिविडेंड है, जी ऑफ एक्स आपका डिवाइजर है, क्यू ऑफ एक्स आपका कोटेंट है और आर ऑफ एक्स आपका रिमाइंडर है। एक बार मैं आपकी सहूलियत के लिए फिर से ये चीज़ बता दूं कि आपका एफ ऑफ एक्स डिवाइजर होता है
जी ऑफ एक्स आपका डिवाइजर होता है, सॉरी एफ ऑफ एक्स आपका डिविडेंट होता है, क्यू ऑफ एक्स आपका कोटेंट होता है और आर ऑफ एक्स आपका रिमाइंडर होता है। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई। तो अगर मुझे अंदर कोई एफ ऑफ एक्स जो है वो डिग्री 3 का मिल रहा है, ध्यान से समझिएगा जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर मुझे जो डिविडेंट है वो डिग्री 3 का मिल रहा है, डिग्री 3 का मिलना मतलब ये हुआ कि वो पॉलिनोमियल की सबसे मैक्सिमम डिग्री जो होगी वो आपकी 3 होगी। ठीक है, और मैंने इसे किसी कोटेंट से या मतलब डिवाइजर से जो डिवाइड किया वो डिग्री 2 का है, तो इसका मतलब कोटेंट की डिग्री कितनी हो गई 2। तो इसका मतलब वो चीज़ कैसी होगी, उसके अंदर सबसे मैक्सिमम पावर होगी 1 या 2, सॉरी डिग्री 2 मतलब कि x की सबसे मैक्सिमम पावर कितनी होगी 2। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो मुझे एक्स स्क्वायर को एक्स क्यूब करने के लिए कितने का इंटू करना होगा, एक्स का। तो जैसे ही आप एक्स का इंटू करेंगे आपको एक्स क्यूब मिल जाएगा जो कट जाएगा, तो इसका मतलब आपको जो कोटेंट मिल गया उसकी डिग्री कितनी है 1। अब आप देखेंगे कि आपकी जो डिविडेंड की डिग्री है 3 वो असल में कैसे आई, आपकी डिवाइजर की और कोटेंट की डिग्री इंटू करने से। आई बात मेरी यहाँ तक समझ में आपको? तो आपको एक चीज़ समझ में आ गई कि एफ ऑफ एक्स की जो भी डिग्री होगी, एफ ऑफ एक्स की जो भी डिग्री होगी वो डिग्री आपकी जी ऑफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स के डिग्री के बराबर होगी। ठीक है, मैं बोलूँ कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री अगर 4 है तो इसका मतलब उसका जो सबसे बड़ा पॉलिनोमियल या वेरिएबल होगा उसमें x की पावर क्या होगी 4। तो अगर एफ ऑफ एक्स या डिविडेंड जो है उसकी डिग्री 4 है तो और आपके जी एक्स की डिग्री या मतलब डिवाइजर की डिग्री 2 है तो आपके कोटेंट की डिग्री कितनी होगी, तो आप बोलेंगे सर मेरी कोटेंट की डिग्री 2 होगी। और कोटेंट की डिग्री 2 होना मतलब ये हुआ 2 + 2 = 4। कोई दिक्कत? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो आपने ये सीखा कि एफ ऑफ एक्स = जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स होता है। ठीक है, जिसमें एफ ऑफ एक्स आपका डिविडेंट है, जी ऑफ एक्स आपका डिवाइजर है, क्यू ऑफ एक्स आपका कोटेंट है और आर ऑफ एक्स आपका रिमाइंडर है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, और हमने ये भी देखा कि एफ ऑफ एक्स की जो भी डिग्री होगी वो डिग्री आपके कोटेंट और इनकी डिग्री के बराबर होगी। अब बात हमारे दिमाग में ये भी आती है कि जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो डिग्री प्लस क्यों हो रही है, इंटू क्यों नहीं हो रही? तो प्लस वो इसलिए हो रही है, आपको अगर एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर अगर दिया रहता है तो क्या आप इसे x की पावर 6 लिखते हैं या x की पावर 5? तो आप इसे x की पावर 6 नहीं लिखते, x की पावर 5 लिखते हैं। ये आपकी एक आइडेंटिटी है कि जब भी आपका बेस सेम होता है तो इनटू के समय जो आपके एक्सपोनेंट होते हैं वो जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए आपकी डिविडेंड की डिग्री जो है वो कोटेंट की डिग्री और डिवाइजर की डिग्री का सम होती है। अब आती है बात रिमाइंडर की। रिमाइंडर के साथ क्या किया जाए? तो जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे f दिया है, यहाँ पे g दिया है, यहाँ पे q दिया है और यहाँ पे r दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपसे अगर बोलूँ कि मेरे
जी की वैल्यू मान लीजिए 2 है, 2 है और यहाँ पे 15 दिया हुआ है, तो आपका रिमाइंडर क्या 2 आएगा? क्या रिमाइंडर 2 आ सकता है? आप बोलेंगे सर रिमाइंडर मेरा 2 नहीं आ सकता, क्योंकि अगर 2 आएगा तो वो तो 2 से भाग चला ही जाएगा। फिर मैंने बोला क्या मेरा रिमाइंडर 3 आ सकता है? तो आप बोलेंगे सर अगर 3 अगर मेरा नीचे आ रहा है तब तो वो 2 से डिवाइड होगा कैसे? 2 1 जा 2 और आप बोलेंगे रिमाइंडर आएगा 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आपका आर ऑफ एक्स है, जो भी आपका रिमाइंडर है वेरिएबल, वो आर ऑफ एक्स जो है वो आपका हमेशा जी ऑफ एक्स की डिग्री से छोटा आएगा। ठीक है, इसका मतलब यही बोल रहा है ये कि आपके जी की जो डिग्री होगी या जी का जो भी पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी वो डिग्री हमेशा आपके रिमाइंडर की डिग्री से बड़ी होगी। तो इन्होंने क्या कहा, जैसे देखिए मैंने बोला जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, और आपको उन्होंने बोला है कि आर एक्स की डिग्री क्या होगी। ठीक है, और ये आपका डिवीजन हो रहा है, तो आपको मालूम है कि जी ऑफ एक्स मेरा कोटेंट है और कोटेंट की सबसे मैक्सिमम डिग्री क्या है? 2। तो मैक्सिमम डिग्री 2 होने का मतलब ये हुआ कि ये फॉर्म कौन सी है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, क्योंकि डिग्री 2 का हमने अभी पीछे पढ़ा कि फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -2 और सी की वैल्यू 1। तो अगर मेरे कोटेंट की डिग्री 2 है तो मेरे रिमाइंडर की डिग्री कितनी होनी चाहिए? या तो 1 या तो 0। समझे मेरी बात आप? या तो 1 या तो 0। अगर मेरे कोटेंट की डिग्री, मेरे डिवाइजर की डिग्री 3 है तो मेरे रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है? या तो 2 या तो 1 या तो 0। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इन्होंने लिखा कि अगर एफ एक्स आपका कोई पॉलिनोमियल है और जी एक्स कोई दूसरा पॉलिनोमियल है और कोई टर्म क्यू एक्स और आर एक्स आती है, तो एफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स के बराबर होता है। दूसरा इन्होंने बोला कि आर ऑफ एक्स की वैल्यू या तो 0 होगी या तो उसकी डिग्री जो है वो आपके जी ऑफ एक्स से छोटी होगी, और जी ऑफ एक्स आपका क्या है? कोटेंट। तो आपको पता चल गया कि क्या डिग्री का खेल है। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक? ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो एक बार मैं अंत में इस चीज़ को फिर से आपके सामने बता देता हूँ कि आपको कभी भी अगर एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स और यहाँ पे आर ऑफ एक्स दिया रहता है, तो आप बोलते हैं कि एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस आर ऑफ एक्स के बराबर होती है। कहने का मतलब ये हुआ डिविडेंट इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोटेंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत यहाँ तक? दूसरी चीज़ हमने यहाँ पे ये सीखी कि आपके एफ ऑफ एक्स की जो भी डिग्री होगी, अब मान लीजिए उन्होंने बोला कि एफ ऑफ एक्स की डिग्री 3 है, तो इसका मतलब वो कौन से फॉर्म में होगा? तो आप बोलेंगे वो फॉर्म होगी ए एक्स क्यूब प्लस पी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। ठीक है, अब अगर मैं बोलूं कि आपके एफ ऑफ एक्स की डिग्री 2 है, तो इसका मतलब वो कौन सा फॉर्म होगी? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी।
अगर मैं बोलूँ उसकी डिग्री 1 है तो आप बोलेंगे ax प्लस बी। बाद में बस हमें मैच ही कराना है, तो इसीलिए अगर आपको जनरल चीज़ें या जनरल एक्सप्रेशन पता है तो आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, अगला आपको ये समझना है कि आपके f ऑफ x की जो भी डिग्री होगी वो डिग्री आपके q ऑफ x और g ऑफ x के डिग्री के बराबर होगी। और q ऑफ x और g ऑफ x क्या है? q ऑफ x आपका कोटेंट है और g ऑफ x आपका डिवाइडर है। तो अगर मैं बोलूँ कि f ऑफ x की डिग्री आपकी 5 है मान लीजिए, और q ऑफ x की डिग्री 2 है, तो आपके g ऑफ x की डिग्री कितनी होनी चाहिए? तो आप बोलेंगे 3। कोई दिक्कत? 2 और 3 5। दूसरा आपसे ये बोला गया कि अगर f ऑफ x की डिग्री 4 है, अगर आपके f ऑफ x की डिग्री 4 है और आपका g ऑफ x जो है उसकी डिग्री 3 है, तो आपके q ऑफ x की डिग्री क्या होगी और r ऑफ x की डिग्री क्या होगी, ये आपसे पूछा है। तो आपको मालूम है अगर f ऑफ x की डिग्री या मेरे डिविडेंड की डिग्री 4 है और मेरे कोटेंट या मेरे डिवाइजर की डिग्री 3 है, तो मेरे कोटेंट की डिग्री कितनी होगी? 3 + 1 4। आगे दूसरा आता है रिमाइंडर। तो मैंने आपको बताया रिमाइंडर का जो चीज़ है वो किससे कनेक्ट है? डिवाइजर से। तो अगर मेरे डिवाइजर की डिग्री 3 है तो मेरे रिमाइंडर की डिग्री कितनी हो सकती है? या तो 2, या तो 1, या तो 0। तो ये तीनों चीज़ एक में कैसे आएंगी? जैसे देखिए, आपने बोला कि अगर मेरे g ऑफ x की डिग्री 3 है तो मेरे r ऑफ x की डिग्री या तो 2 होगी, या तो 1 होगी, या तो 0 होगी। तो ये तीनों चीज़ एक में कैसे आएगी? तो आपको पता है सबसे मैक्सिमम डिग्री तुम्हारे रिमाइंडर की कितनी आ रही है? 2। तो इसका मतलब इसका फॉर्म जो होगा वो होगा ax² + bx + c। देखिए, या तो 2, या तो 1, या तो 0। तो इसका मतलब या तो एक यही टर्म रहेगी, या तो यही टर्म रहेगी, या तो यही टर्म रहेगी, लेकिन ये तीनों हो सकता है। अब अगर आपसे कोई बोले कि मेरे g ऑफ x की डिग्री 1 है, g ऑफ x की डिग्री 1 है, तो मेरा रिमाइंडर क्या आएगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि अगर मेरा g ऑफ x की डिग्री 1 है तो मेरे r ऑफ x की डिग्री कितनी होगी? केवल 0। क्योंकि 1 से कम क्या है? केवल 0। और किसकी डिग्री 0 होती है? कांस्टेंट की। ठीक है, यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? चलिए, बढ़िया है। तो हमने पॉलिनोमियल के बेसिक अभी हमने समझे, और टाइम ज़्यादा होने के कारण मैं इस लेक्चर को आगे नहीं बढ़ाऊंगा। तो ये आप पार्ट 1 के रूप में समझिए, और इसे आप अच्छे से समझकर ही पार्ट 2 की तरफ बढ़िएगा। ठीक है, लेक्चर थोड़ा बड़ा होने के कारण हम इसको तोड़ रहे हैं, तो आप पहले इतनी चीज़ें समझ लीजिए जिसमें हमने, जहाँ तक मैं कहूँ, हमने 2 पन्ने पढ़े हैं पेज 2 तक। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें आपको मैं अपने मतलब कि कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगा, क्योंकि हमें इन्हीं चीज़ों से समझना है। लेकिन आपने अभी तक इन 2 पेज में जो चीज़ें समझी, उस चीज़ों को जब आप समझ जाएंगे तभी आप आगे बढ़िएगा लेक्चर 2 की तरफ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।